गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू आवर प्रोग्राम टॉपर्स टॉक। आज हमारे इस प्रोग्राम में हम बातचीत करेंगे यूपीएससी 2021 में आईएएस पोस्ट पे चयनित आनंद कुमार सिंह जी से। आनंद कुमार सिंह जी, सबसे पहले आपको द स्टडी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। द स्टडी टीम ने मेरी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया और ऑप्शनल विषय की समझ बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसके लिए द स्टडी परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जी। आनंद सिंह जी, जैसा कि इस बार का रिजल्ट रहा है और जहां तक हमें ज्ञात है कि हिंदी माध्यम में सभी वैकल्पिक विषयों में आपको सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए हैं जी। और एक सुखद संयोग भी रहा है कि इस साल जो टॉपर रही हैं उनका भी जो वैकल्पिक विषय है वो इतिहास रहा है। हालांकि उनका माध्यम अंग्रेजी था, लेकिन अगर हिंदी माध्यम में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक अंक आपको प्राप्त हुए हैं। हमारे इस प्रोग्राम का जो मुख्य विषय है वो है ऑप्शनल की तैयारी को लेकर के। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपने ऑप्शनल की तैयारी कैसे की? मैंने ऑप्शनल की तैयारी, चूंकि मैंने इतिहास विषय में चुनने के पीछे का आपको कारण बता दूं कि मैंने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, मेरा ऑनर्स था, मैंने हिस्ट्री से ही ग्रेजुएशन अपना किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। जी। तो एक मेरा रुझान उस दौरान इतिहास के तरफ विकसित हुआ और इतिहास मुझे इंटरेस्टिंग विषय लगा। फिर जब मैं दिल्ली आया तो मैंने ये देखा कि हिंदी मीडियम में, मतलब अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो वहाँ लगभग सभी ऑप्शंस में ठीक रिजल्ट आ रहे हैं, पर अगर हम हिंदी मीडियम की बात करें तो वहाँ इतिहास एक अच्छे विषय के तौर पर मुझे दिखा बाकी विषयों की अपेक्षा। चूंकि मेरी रुचि भी थी, मैंने प्रीवियसली पढ़ भी चुका था मैं उसको। फिर मणिकांत सर के बारे में पता चला, तो सर के निर्देशन में जब मैं आया तो फिर मुझे और मेरी रुचियाँ और जो विषय की समझ होती है, क्लैरिटी होती है, वो धीरे धीरे विकसित होना और व्यापक तौर पर शुरू हुई। तो फिर मैंने इतिहास विषय को इस तरीके से चुना और फिर इतिहास में मेरा परफॉर्मेंस रहा। इस बार में CSC 2021 में 288 मार्क्स हैं, जो एक अच्छे मार्क्स कहे जा सकते हैं इस साल के हिसाब से। आपसे जानना चाहूँगा कि जो इतिहास विषय है वो अंक प्राप्ति की दृष्टि से कैसा विषय है? मुझे लगता है इतिहास विषय अंक प्राप्ति की दृष्टि से एक अच्छा विषय है। हालांकि इसके बारे में धारणा यह है कि इतिहास में मार्क्स नहीं मिलते हैं, लेकिन आप इस बार की टॉपर्स का देखेंगे तो उनका शायद 306 नंबर है। मेरा देखेंगे तो हिंदी मीडियम में चूंकि एक लोगों के अंदर ये धारणा है कि मटेरियल नहीं है या मार्क्स कम मिलते हैं, तो ये पूर्वाग्रह कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिख रहा है कि 288 मार्क्स मेरे हैं। और पूर्व में भी हिंदी मीडियम से लड़कों ने इतिहास विषय में 300 के ऊपर भी नंबर लाए। तो मुझे लगता है कि अंक प्राप्ति की दृष्टि से इतिहास विषय ठीक है, बस उसमें कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और वो चीज़ें हैं कि इतिहास विषय की जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब आप अपनी एक समझ विकसित कर रहे हैं, तो वो विषय के अंदर की जब चीज़ें आप किसी टॉपिक में पढ़ते हैं कि उसका कारण क्या था, परिणाम क्या था और उसके प्रभाव क्या हुए, तो इस चीज़ में हम खास करके एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न में, हालांकि वो वर्ल्ड हिस्ट्री में भी अप्लाई होता है कि अलग अलग विचारकों की राय किस विषय पर क्या है और उसके सोर्सेस क्या हैं। अगर इन दो चीज़ों को, जिनको हम पहले पार्ट को हिस्टोग्राफी कह सकते हैं और दूसरे पार्ट को सोर्सेस कह सकते हैं, तो जिस भी बच्चे की हिस्टोग्राफी और सोर्सेस पर पकड़ अच्छी है, मुझे लगता है कि वो इतिहास विषय में 288, 300, 310 ऐसे मार्क्स को आराम से ला सकता है। तो इस प्रकार से जैसे इतिहास विषय की जो तैयारी का जो लाभ है आपको सामान्य अध्ययन में भी मिला होगा। जी। इतिहास विषय का फायदा ये है कि जीएस का करीब हमें 40% पार्ट, जो जीएस फर्स्ट पेपर है उसका 40% पार्ट मुझे उसकी तैयारी नहीं करनी पड़ती है अलग से। हम इतिहास जो ऑप्शनल में पढ़ते हैं वही चीज़ें वहाँ सेम टू सेम उसको अप्लाई करते हैं। उसके साथ ही हमें सोसाइटी में बहुत सारे इनपुट्स, जो हम प्राचीन से जब समाज पढ़ते हैं, मध्यकालीन समाज पढ़ते हैं, तो सामाजिक विकास कैसे हुआ, संस्थाओं का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो वो जो इंडियन सोसाइटी का पेपर है उसमें उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने तो इस तरह से बहुत प्रयोग किया कि फोर्थ पेपर के अंदर इतिहास के उदाहरणों का मैंने प्रयोग किया कि जैसे अशोक का राज है, अशोक का राज्य कल्याणकारी राज्य माना जाता है, तो कल्याणकारी राज्य के अंदर क्या तत्व होने चाहिए वो हम एथिक्स के पेपर में, जब हम उसमें जो इथिकल गवर्नेंस का पार्ट है वहां पर हम एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बता रहे होते, तो उन तत्वों को हम वहां अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, तो प्रशासन कैसा होना चाहिए वो हम गवर्नेंस के पेपर में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से एक इतिहास होलिस्टिक समझ विकसित करती है। और इतिहास के बारे में कहा भी जाता है कि ये सभी विषयों की जननी है। तो अब जननी हर किसी को कंट्रीब्यूट करेगी,
बिल्कुल। और इसके साथ ही अगर एस्से के पेपर की बात करें तो बहुत सारे उदाहरण, जैसे इतिहास में क्या है कि कहानी का एलिमेंट है, और वो कहानी कई बार हमें नैतिक मूल्यों के बारे में बताती है या जीवन मूल्यों को बताती है। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी की बात करेंगे तो द्रोणाचार्य ने जिस तरह से एकलव्य के साथ व्यवहार किया, लेकिन एकलव्य के अंदर दृढ़ निश्चय था और गुरु के प्रति श्रद्धा थी। तो गुरु के प्रति श्रद्धा और दृढ़ निश्चय, ये दो मूल्य मिलकर के एकलव्य को एक महान धनुर्धर बना देते। तो इन मूल्यों का प्रयोग हम एस्से के पेपर में कर सकते हैं। मेरे मन में बार बार ये प्रश्न आ रहा है कि ऑप्शनल में इतने अच्छे मार्क्स आपको आए, ठीक है, उसके बावजूद जो आपकी रैंक होनी चाहिए थी वो और ऊंची होनी चाहिए थी, तो ऐसा क्या रह गया जिसके कारण आपको इतना और जो रैंक मिलना चाहिए था वो नहीं मिला आपको? इसके पीछे का कारण ये रहा कि मेरा ऑप्शनल में तो 288 मार्क्स से, जीएस में भी 420 मार्क्स है, जो इस साल के हिसाब से काफी अच्छे मार्क्स माने जाएंगे। लेकिन पिछले जब 2020 यूपीएससी का मैंने इंटरव्यू दिया था सिविल सर्विसेज का, तो मुझे इंटरव्यू में 184 मार्क्स मिले थे। लेकिन इस बार अब वो उसका कारण मुझे समझ नहीं आ रहा है अभी तक। मुझे 143 मार्क्स ही इंटरव्यू में प्राप्त हुआ। तो वो 41 नंबर का जो डिफरेंस है उसने शायद मेरी रैंक को पीछे कर दिया। अगर वो 41 की भरपाई में कर पाता तो शायद मैं अंडर 30 मेरी रैंक होती। लेकिन कोई बात नहीं, एट लास्ट मुझे कल सर्विस एलोकेशन हुआ है, आईएएस मिल गया है। तो वो एक ड्रीम सर्विस थी मेरे लिए कि जहां मुझे जा करके कुछ काम करना है, जहां पहुंचना था मुझे, वहां मैं पहुंच चुका हूं। अब आगे की यात्रा धीरे धीरे तय की जाएगी। एक बात आपसे जानना चाहूँगा कि ऑप्शनल पेपर का जो आपको फ़ायदा मिला, तो एसे में आपने उसको कैसे यूज़ किया? आपको एसे में कैसे उसका फ़ायदा मिला? इससे में जैसे मैंने अभी अर्लियर बताया कि इतिहास में स्टोरी एलिमेंट है, और स्टोरी जो मैंने नैतिक मूल्य और जीवन मूल्यों की बात बताई, उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। उसके साथ ही अभी अगर आप जो एस्से का पेपर है देखेंगे तो बहुत सबसे ज़्यादा अमूर्त विषय आ रहे हैं, फिलोसफिकल जिनका नेचर है। अब इतिहास के अंदर हम इंडियन फिलोसफी को पढ़ते हैं, षट दर्शन है, नास्तिक दर्शन है, इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। उसके साथ ही हम जो वर्ल्ड के थिंकर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर, या जो विकास हो रहा है समाज का, या समाजवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद, ऐसी विचारधाराओं का हम अध्ययन करते हैं। तो ये विचारधाराएं कहीं ना कहीं एक समाज के ढांचे के विकास के लिए ही विकसित की गई हैं, और जो अमूर्त विषय एस्से के अंदर आ रहे हैं उन विषयों में भी इसी समझ की मांग की जा रही। तो यहाँ से जो हमारा तैयार किया हुआ इनपुट है हम वहाँ उसको डालते हैं, तो उसकी एक महत्ता एस्से के पेपर की बढ़ जाती है। और मुझे मतलब 2020 के एस्से के पेपर में मुझे 139 नंबर भी मिले थे, जो अच्छे नंबर थे उस 2020 के हिसाब से। तो उसने इतिहास ने काफ़ी सहयोग। एक प्रश्न मतलब तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के मन में रहता है कि ऑप्शनल का चयन कैसे करें, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि आप पहले अपनी रुचि देखिए। फर्स्ट थिंग है कि आपकी रुचि किस विषय में है। दूसरी चीज है कि आप यूपीएससी के अंदर उसका प्रदर्शन आप एक बार जरूर चेक कर लें। कई बार क्या होता है कि कुछ विषयों में यूपीएससी के अंदर, अब इंग्लिश मीडियम में हो सकता है उनमें मार्क्स आ रहे हो, लेकिन हिंदी मीडियम में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। आप बार बार प्रयास कर रहे हैं, और उसका कारण ये हो सकता है कि मटेरियल ना हो, गाइडेंस की उपलब्धता ना हो, इस कारण से शायद मार्क्स ना आ रहे हों। तो हमें थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए कि किस विषय में मार्क्स आ रहे हैं। अगर थोड़ी बहुत आपकी उसमें रुचि है तो आप लगातार पढ़ के उसमें रुचि विकसित कर सकते हैं। तो ऐसे विषयों का चुनाव करना चाहिए। और कई बार हमने देखा भी है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले एक दूसरा ऑप्शन लिया हुआ है, बाद में वो ऑप्शन चेंज करके और अच्छी रैंक लेकर के पास होते हैं। तो ये जो 3-4 चीज़ें मैंने बताई, एक तो विषय में रुचि, दूसरा यूपीएससी के अंदर उसका कैसा प्रदर्शन है, तीसरा गाइडेंस की व्यवस्था कैसी है, और मटेरियल की अवेलेबिलिटी कैसी है। इन 4 चीज़ों के आधार पर आप अपने तय करें कि ऑप्शन क्या लेना है। आनंद जी, एक प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इतिहास के बारे में तो आपने बता दिया कि ऑप्शनल की तैयारी कैसे करना है, लेकिन आफ्टर ऑप्शनल बच्चे जब ऑप्शनल ले लेंगे तो उसके अलग अलग खंडों की तैयारी फिर कैसे करेंगे? अब अगर हम ऑप्शनल विषय की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो सबसे वैज्ञानिक तरीका है ऑप्शनल की तैयारी शुरू करने का, वो ये है कि आप प्राचीन इतिहास से जो है शुरू करें। क्योंकि प्राचीन इतिहास में समाज का विकास कैसे हो रहा है, और समाज का विकास होने से पहले ही आप देखेंगे कि मनुष्य किस तरह से एक जो
कहेंगे जैविक मनुष्य जो था, जैविक मनुष्य से वो आर्थिक मनुष्य बन रहा है, आर्थिक मनुष्य से सामाजिक और फिर नैतिक मनुष्य बनने तक की उसकी यात्रा हम जो है प्राचीन इतिहास में देखते हैं जी। और प्राचीन इतिहास फिर संस्थाओं का जो विकास हुआ वो हमें पूरे कालखंड में दिखेगा। तो हमें प्राचीन इतिहास से ही शुरू करना चाहिए और इसके अंदर हमें सबसे पहला ध्यान अभ्यर्थियों को ये रखना चाहिए कि हमारे सोर्सेस अच्छे हैं। तो चूंकि अगर आप मणिकांत सर के निर्देशन में हैं तो मणिकांत सर के नोट्स जो उनके प्रिंटेड नोट्स हैं और क्लास नोट्स हैं जी। वो वैल्यूएबल हैं, उनको आप देख सकते हैं। उसके साथ ही उपिंदर सिंह की जो बुक है जी, उपिंदर सिंह की बुक आपको इस तैयारी में बहुत हेल्प करेगी। तो मुझे लगता है एक आप स्टैंडर्ड सोर्स के तौर पर उपिंदर सिंह की बुक को रख सकते हैं। और चूंकि सर के नोट्स आपको पढ़ने ही हैं जो उन्होंने क्लास नोट्स बनवाए हैं, पर जब आप उपिंदर सिंह की बुक पढ़ रहे हैं तब आप एक शॉर्ट नोट बनाते हुए चलें। जी, शॉर्ट नोट इन सेंस कि आप एक मेंस के लिए प्रिपेयर करें कि उसमें आपने पॉइंट फॉर्म में जो है 4 चीज़ें सोसाइटी की लिखी कि मॉडर्न सोसाइटी में ये चीज़ें थी, ठीक। उसके बाद आर्थिक व्यवस्था कैसी थी वो 4, 5, 6 पॉइंट आपने लिख लिया। उसके साथ ही कुछ तथ्य जो होते हैं कि किस शब्द का ये मीनिंग है। तो इस तरह के प्रश्न प्रीलिम्स में बहुत आते हैं और आप मेंस में भी ऐसे प्रश्नों का अगर ऐसे शब्दों का यूज करेंगे जो टेक्निकल शब्द हैं तो वो आपकी समझ को दर्शाएगा कि आप विषय को किस तरह से समझे हुए हैं। तो एक आप इस तरह से नोट्स मेकिंग करें जो बहुत बल्कि ना हो, क्योंकि सर बड़ा नोट्स बनवा ही रहे हैं जी, जी। और आपको उनका रिवीजन करना है। जैसे मैंने तो कम से कम 15 से 20 बार उस सर के नोट्स को पढ़ा तो सारी चीज़ें मुझे याद थी। तो सर के नोट्स का मैंने शॉर्ट नोट नहीं बनाया, मैंने उपेंद्र सिंह की किताब पढ़ी उसका शॉर्ट नोट बनाया, फिर सर के नोट्स और उसको मिला करके अपने जो मेरा कंटेंट था उसे मैंने इनरिच किया। जी। तो इस तरह से आप जो है एंशिएंट हिस्ट्री की तैयारी कर सकते हैं। और इसमें चूंकि एंशिएंट हिस्ट्री में डिबेट्स बहुत हैं जी, हर चीज़ हम जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं, नहीं तो लिटरेरी सोर्सेस हैं। लिटरेरी सोर्सेस में माना जाता है कि बहुत सारे हस्तक्षेप कालक्रम के दौरान होते रहते हैं। तो अलग अलग विद्वानों की अलग अलग मत है कि जैसे सामंतवाद का विकास हुआ, अब सामंतवाद का नेचर क्या था उस पर रामशरण शर्मा का अलग विचार है, बीडी चट्टोपाध्याय का अलग विचार है और इस तरह से 3-4 विद्वान और हैं जिनके अलग अलग विचार हैं। इन विचारों को हमें बहुत बारीकी से ध्यान रखना, क्योंकि मुझे लगता है कि इतिहास में आप सिर्फ अगर आप कहानियों को जान रहे हैं, पॉइंट्स को जान रहे हैं तो वो आपकी बेसिक समझ है, पर स्टैंडर्ड जो समझ है वो ये है कि इस चीज़ में डिबेट क्या है, अलग अलग विद्वानों का मत क्या है। तो अगर आप इस तरह से तथ्यों को पेश कर रहे हैं उसके साथ आप सोर्सेस का भी अगर जिक्र कर रहे हैं तो एक वैल्यूएबल कंटेंट आप जो है जनरेट कर पाएंगे और यूपीएससी की जो कॉपी है वहाँ पर आप उसको डाल पाएंगे, तो उसका एक महत्व अच्छा महत्व जाएगा। इस तरह से अगर हम मिडाइवल इंडिया की बात करें तो मिडाइवल इंडिया में फिर वही सर के जो नोट्स हैं उनके प्रिंटेड और क्लास नोट्स, उसके साथ ही सतीश चंद्रा की बुक मुझे लगता है काफ़ी अच्छी किताब है, उसको पढ़ना चाहिए। और उसके पढ़ने का भी तरीका जो मैंने प्रीवियस बताया कि उपिंदर सिंह की किताब में पॉइंट फॉर्म में और प्लस फैक्ट्स जो हम लिख रहे हैं, इन दोनों के अलग डायरी हमारी होनी चाहिए कि हम वो शॉर्ट नोट हो कि हम 25-30 पेज में 40 पेज में हम पूरी बुक को जो है लिख ले रहे हैं कि जब हमारा पेपर होने वाला है तो हम उस दिन उसके एक दिन पहले इवनिंग को या हम मॉर्निंग में जा रहे हैं तो हम पढ़ते हुए उसको जा रहे हैं और वो एक कंप्लीट हो जाए। इस तरह का नोट्स हमें प्रिपेयर करना चाहिए कि वो तथ्य हमारे ध्यान में रहें, फिर उसको वहाँ हम लिखा। इसी तरह से अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो मॉडर्न इंडिया में फिर से अगर आप सर के नोट्स को पढ़ेंगे और इनके सर के क्लास नोट्स को पढ़ेंगे, उसके साथ ही आप शेखर बंदोपाध्याय की किताब बहुत अच्छी है, अभी मतलब बहुत सारे प्रश्न वहाँ से डायरेक्ट आपको मिलते हैं। तो वो किताब और उसमें हिस्टोरिकल डिबेट्स बहुत अच्छे से दी हुई है। इसी तरह से हिस्टोरिकल डिबेट्स उपिंदर सिंह की भी बुक में दिया हुआ है, तो उसका आप लाभ मतलब स्टूडेंट्स को उसका लाभ लेना चाहिए। और अगर चूँकि इसका बहुत अधिक कंट्रीब्यूशन जीएस फर्स्ट पेपर में भी है तो अगर स्टूडेंट्स चाहें तो वो स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा की किताब को भी पढ़ सकते हैं। लेकिन प्रीलिम्स के लिए बिपिन चंद्रा वो स्पेक्ट्रम आपको पढ़ना पड़ेगा, तो स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। बिपिन चंद्रा अगर जिसके पास समय हो या उसको और अपनी डेप्थ नॉलेज की बढ़ानी है तो वो पढ़ सकते हैं। इसके साथ आप जब वर्ड हिस्ट्री में आएंगे तो फिर से आप सर के नोट्स और क्लास नोट्स पढ़ेंगे और फिर आप जो क्लास 12 की अर्जुन देव की एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी है, आप ओल्ड एनसीईआरटी को रेफर करें तो वो उससे तैयारी हो जाएगी। और इसमें चूंकि ऑप्शनल का जो पेपर आता है तो उसमें आप 8 प्रश्न दिए जाते हैं और 8 में आपको 5 करने होते हैं। तो स्टूडेंट्स को पहले से अपनी ये स्ट्रेटजी बना लेनी चाहिए कि हमें
3 प्रश्न किस खंड से करने हैं, एक खंड में 4 प्रश्न होते हैं, दूसरे में भी 4 होते हैं, एक से आपको 3 करने हैं, एक से 2 करने हैं जी। तो आपको ये पहले से तय कर लेना चाहिए कि आपको 3 प्रश्न कहाँ से करने हैं और 2 प्रश्न कहाँ से करने जी। उस हिसाब से अपनी तैयारी की गहराई को आप जी तय करें। जी। तो मैंने क्या किया कि मैंने एंशियंट और मॉडर्न इंडिया, चूंकि उसका जीएस में भी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है और इन दोनों का उपयोग हम एसए में भी बहुत अच्छे से कर सकते थे, तो इसलिए मैंने मॉडर्न इंडिया और एंशियंट इंडिया 2 पर फोकस किया कि मैं यहाँ से 3-3 प्रश्न करूँगा। तो इसके लिए मैंने मेरे जो बेसिक सोर्स थे या स्टैंडर्ड बुक्स थी उनका अध्ययन मैंने बहुत अच्छे से किया और नोट्स भी अच्छे से बनाया। तो हर स्टूडेंट्स को ये तय कर लेना चाहिए कहाँ से करना है। फिर आप जो दूसरा पार्ट है जहाँ से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं वहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि सिलेबस का आधा भाग आप बहुत अच्छे से तैयार करें, जो शुरुआती आधा भाग है। मैंने यही किया कि मैंने जो पूर्व मध्यकाल है और सल्तनत है मिडेवल इंडिया में, उसकी तैयारी बहुत अच्छे से की। कोई भी प्रश्न मुझसे जितना भी स्टैंडर्ड हो छूटे ना। और मुगल, शिवाजी, सिख धर्म, ये सब मैंने पढ़ लिया कि अगर कोई प्रश्न आता है तो मैं लिखने की स्थिति में हूँ। हालांकि वो उसको मैंने छोड़ा ही फिर, क्योंकि वो अब आधा पार्ट से ही मेरे क्वेश्चंस हो गए। और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी ऐसे मैंने किया कि मैंने विश्व इतिहास तक बहुत अच्छे से तैयारी की और उसके बाद बस मैंने पढ़ाई की, समझा, चीज़ों को समझ लिया कि प्रश्न आता तो मैं लिखूंगा, पर वो स्टैंडर्ड वहाँ उतना नहीं उसका मैंने टाइम दिया जी। तो ऐसे आप कर सकते हैं। ये एक वैज्ञानिक तरीका मुझे लगता है इतिहास पढ़ने का हो सकता है। और फिर मैपिंग के लिए कैसे करना है, उसकी तैयारी कैसे करें? मैपिंग तो बहुत अहम पार्ट है। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि मैथ्स की तरह है जी। कि यहाँ अगर आपका एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है 2.5 का, तो अगर आपका सही जाता तो आप 2.5 पा जाएंगे और अगर गलत हो रहा है तो वो आपका 2.5 का 2.5 चला जाएगा। तो इसलिए मैपिंग की पढ़ाई बहुत सीरियसली करनी चाहिए। तो मैपिंग के लिए सर के नोट्स हैं, सर अपने क्लास में भी करवाते हैं और नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं। उसके साथ ही जो उपिंदर सिंह की बुक है वो, उसमें मैप्स बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो उस उपिंदर सिंह की किताब का रेफरेंस लेते हुए सर के नोट्स के साथ अगर आप पढ़ रहे हैं जी। और उस पढ़ाई के दौरान जब आप अपना कोर विषय को पढ़ रहे हैं तो फिर कोई जगह कहाँ पर लोकेट है उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए जी। जैसे चिरांद है एक जगह, नवपाषाण काल की जगह है, वो बिहार के अंदर है। तो आप चिरांद का ध्यान रखें कि ये पटना से कितनी दूर है, या यूपी बिहार का जो बॉर्डर है, अभी तो बॉर्डर वाला 2020 में आया था लेकिन 21 में नहीं आया, पर आप वो जो मैप में ऐसे रेखाएं दी हुई थी उन रेखाओं से आप एक ध्यान रखें कि कितनी दूरी पर है जी। तो वो जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे उज्जैन आप पढ़ते हैं कि हम वो गुप्त काल में उज्जैन एक महत्वपूर्ण केंद्र था, व्यापार का भी केंद्र था, धर्म का भी केंद्र। तो उज्जैन कहाँ पर है, वो एक लाइन मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच से जाती है, तो उस लाइन का ध्यान रखें कि उसके कितने पास है, कितनी दूर है। तो जब ऐसे हम पढ़ाई करते हैं तो एक मैप की समझ विकसित होती जाती है और ये समझ आपको जब आप आंसर लिखेंगे तो वहां भी काम आएगी। आप वहां मैप में शो कर सकते हैं चीजों को। अब ये आप ऐसा करते करते जब आपका प्रीलिम्स आप दे रहे हैं उस पीरियड में ऐसे आप अपनी समझ मैप की विकसित कीजिए। जब प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो टाइम होता है उसमें जब आप ऑप्शनल पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि रोज जो है 2, 4, 5 प्लेसेस लोकेट करें और उसको आप कोऑर्डिनेट उसका देखें कि क्या सही है। तो और गूगल भी कर सकते हैं, गूगल से बहुत सारे प्लेसेस होते हैं जो आपको किताब में नहीं मिलेंगे, लेकिन आप उसे गूगल से सर्च करें तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन दिख जाएगा। तो मैप के लिए मुझे लगता है ये कि होलिस्टिक अप्रोच होगा और मैप बहुत नंबर मतलब गेन करने में, आपको इंक्रीज करने में बहुत रोल प्ले करता है। तो कई बच्चों का ये भी कंसर्न रहता है, आंसर राइटिंग को लेकर रहता है। तो हमारे पास भी क्वेरी आती रहती है, तो आप आए हैं तो अच्छा मौका है कि आपसे जान लें कि आंसर राइटिंग के लिए फिर बच्चे कैसे तैयारी करें उसकी आंसर राइटिंग की। अभी तो अब जिस तरह से यूपीएससी का नेचर है, हमें ऑप्शनल में करीब 19 क्वेश्चन लिखने होते हैं और जीएस में 20 क्वेश्चन। समय नहीं होता है कि हम चीज़ों को वहाँ समझे, एनालाइज करें, बहुत मतलब टाइम दे। समझ एनालाइज ये क्या होना चाहिए, आप जब पेपर लिखने जा रहे हैं उसके पहले की बात, वहाँ आपको ये समय नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि आपका राइटिंग का अभ्यास बहुत अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि आप उस टाइम पीरियड में उसको कंप्लीट करना है। तो जब आप एक स्टैंडर्ड आपने डेवलप कर लिया अपनी आंसर राइटिंग का, ये स्टैंडर्ड पैटर्न है, इस पर हमें लिखना है, और वो स्टैंडर्ड पैटर्न ऐसे होना चाहिए कि पहले हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट हो, और इंट्रोडक्शन के पार्ट में हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो प्रश्न से रिलेटेड जो कोर थीम है वो थीम आ जाए, उसमें एक आध तथ्य जो है होने चाहिए। कई बार बच्चे करते हैं और बहुत सारा ऐसी धारणा भी है कि हम एक ओवरऑल परिचय दे करके चले जाएं, तो
मुझे लगता है वो चीज़ थोड़ी सी हल्की होगी। हमें एक आध तथ्य वहाँ डालने को थोड़ा स्पेसिफिक बनाना जरूरी है। और उसके बाद जब आप मेन बॉडी में आ रहे हैं और आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो इंट्रोडक्शन आपका, आप ऑप्शनल में 3 लाइन 4 लाइन तक जा सकते हैं। और वो आप 15 और 20 नंबर वाले क्वेश्चन में जा सकते हैं जी। 10 नंबर के प्रश्न में आप 1.5 लाइन 2 लाइन मैक्सिमम 2.5 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए जी। उसके बाद जब आप मेन बॉडी में जाते हैं तो मेन बॉडी में ध्यान ये रखना है कि हमें हेडिंग बनानी है कि अगर वो मौर्य प्रशासन के चरित्र पूछ रहा है तो हम मौर्य प्रशासन का चरित्र बता दें। या कई बार बच्चे क्या करते हैं कि आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए हम एक बार मौर्य प्रशासन का ढांचा बना देते हैं, तो वो आप ब्रैकेट के अंदर एक फ्लो चार्ट के हिसाब से एक आप ढांचा बना दीजिए, थोड़ा सा परिचय हो जाए कि ये है, फिर उसके बाद आप चरित्र लिख दीजिए उसका हेडिंग डाल के जी जी। फिर अब कुछ उसकी कमियां भी होंगी जो अगर प्रश्न हिंट कर रहा है, तो अगर प्रश्न ऐसा हिंट कर रहा है तो आप 2-4 कमियों को पॉइंट फॉर्म में बता दीजिए। और फिर एक आपका कंक्लूजन होना चाहिए। अब वो कंक्लूजन मैं कोशिश करता था कि कंक्लूजन हमेशा में एक जो तुलनात्मक अध्ययन होता है जी, उस हिसाब से करूँ कि मौर्य प्रशासन एक केंद्रीकृत प्रशासन था, लेकिन गुप्तों की तरह गुप्त उतने केंद्रीकृत नहीं थे, मौर्य सबसे ज्यादा केंद्रीकृत थे। और उसका फिर हम मॉडर्न इंडिया से भी कर सकते हैं जी, कि उतना बड़ा साम्राज्य मौर्यों ने बनाया और हमने आज हमारा हिंदुस्तान उतना बड़ा नहीं है जितना उनका क्षेत्र था। तो इस तरह से एक तुलना आप विश्व इतिहास से कहीं से तुलना कर सकते हैं। एक तुलनात्मक अध्ययन मुझे लगता है कि वो विषय की आपकी समझ कितनी है, गहराई आप में अंदर कितनी गहराई तक उतरी है वो विषय आपके अंदर, उस चीज को बताता है। तो जब आप मेन बॉडी में लिख रहे हैं तो मेन बॉडी में जो आपके पॉइंट्स होने चाहिए वो आप 1.5 लाइन 2 लाइन 2.5 लाइन तक ऑप्शनल के अंदर जा सकते हैं जी। लेकिन जीएस में फिर वही आप 1 से 1.5 लाइन मैक्सिमम जा सकते हैं। तो कोशिश यही करना है कि हमें पॉइंट फॉर्म में ही लिखना है। अगर हमसे नहीं बन पा रहा है पॉइंट्स, या वो चीजें हमारे कोई प्रश्न हमें नहीं आता लेकिन हमें मजबूरी में करना ही है, तो आप पैराग्राफ से लिख करके पैराग्राफ में आप काम चला सकते हैं। लेकिन वो आपको अगर आता है तो फिर आप पॉइंट फॉर्म में ही लिखें। आनंद जी, अब तो आप सिविल सर्विस में जा रहे हैं, ठीक है, तो सोसाइटी के लिए आपने कुछ सोचा होगा कि आपका क्या योगदान रहेगा आपका, तो उसके बारे में जरा आप हमें बताएं एक बार। मुझे लगता है जिस मैं बैकग्राउंड से आया हूँ, मेरा जो बैकग्राउंड रहा, एक मैं रूरल बैकग्राउंड से, गांव में मेरा घर है, आसपास सब किसान हैं, मजदूर हैं ज़्यादातर। तो वहाँ पर मैंने देखा है कि आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा है। और ये आर्थिक असमानता जो हमें प्रैक्टिकल तौर पे दिखती है वो हमें आंकड़ों में भी दिखती है कि भारत के अंदर ऑक्सफैम की आप रिपोर्ट देखेंगे तो बहुत अधिक असमानता आपको दिखेगी। तो असमानता कई बार जो निम्न तबका है उसके सपनों को मारने का काम करती है जी। ठीक, तो मुझे लगता है कि इस अगर हम इश्यू को सॉल्व करेंगे, या मैं तो जिस पोस्ट पे जा रहा हूँ वहाँ जो मैं कोशिश कर सकता हूँ, जो मेरे पास अधिकार होंगे, जो क्षमताएं होंगी, उससे मैं यही प्रयास करूंगा कि जो ये असमानता है, ये जो गैप है, ये गैप मैं किस तरह से फिल करने की कोशिश करूं, जिससे जो वो लोग हैं जिनके अंदर क्षमताएं हैं, अगर उनको मौका दिया जाए तो वो अच्छा काम कर सकते हैं। और वो हम ऐसा तो है नहीं कि वो किसी दूसरे देश के, वो हमारे हिंदुस्तान के ही हैं। अगर उनके अंदर प्रतिभा है उसका हम निखार करेंगे तो वो हमारे देश की जीडीपी में और राष्ट्रीय गौरव में वो चीजें जुड़ेंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। तो वो मौका हमें उन्हें प्रदान करना चाहिए। तो ये तत्व जो है जिसने मुझे बहुत हिट किया, जब मैं बचपन से चीज़ों को देखता था, समझता था, तो कई बार मुझे बहुत निराशा होती। फिर मैं सोचता कि चलो जब भी मेरे पास मौका आएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि इस चीज़ को मैं कैसे दूर करूं। तो इसने मुझे सिविल सर्विस में जाने की तरफ प्रेरित किया कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम इस इश्यू को एड्रेस कर सकते हैं। और असमानता, आर्थिक असमानता आपकी सामाजिक असमानता को कहीं ना कहीं बल देती है, वो शैक्षिक असमानता क्रिएट करती है जी। और फिर उसके साथ ही आपकी कलात्मक अभिव्यक्ति भी नहीं हो पाती, आप मतलब हर मामले में आप पिछड़ते जाते हैं। तो वो एक आधार है, उस आधार को हमें उनको प्रदान करना बहुत जरूरी है। आनंद जी, अंत में आप अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताएं। यात्रा तो बहुत उतार चढ़ाव भरी रही। मैं एक छोटे से गांव में, मेरे गांव में मात्र 4 घर हैं। अच्छा। और बहराइच में, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक सिंहपुर गांव है। मैं वहां से बिलोंग करता हूं। तो किसान परिवार है मेरे पिताजी किसान हैं। तो खेती किसानी से किसी तरह से हम लोगों का परिवार चल रहा था। फिर हम मतलब गांव पर ही, मैंने अपनी हाई स्कूल तक की पढ़ाई गांव पर ही की जी। फिर मेरे बड़े भाई लखनऊ वो शिफ्ट हुए, उनको नाटक करने का, थिएटर करने का, इस सब का शौक था।
तो चूंकि हमारे माता पिता भले रूरल बैकग्राउंड में थे, लेकिन उन्होंने कभी हम लोगों को सपने देखने से नहीं रोका, या जो हमारी सोच है कि हम क्या करना चाहते हैं उसमें कभी वो बैरियर वो नहीं बने कि आप उनके सपनों को पूरा करो। जो आपका सपना है वो आप पूरा करो, और वो उसमें सहयोग कर रहे थे। तो मेरे बड़े भाई वहाँ लखनऊ आ गए, तो मैं भी उनके साथ ही इंटरमीडिएट में फिर मैं आ गया लखनऊ। तो हमने वहीं इंटरमीडिएट लखनऊ से ही किया। फिर भाई के साथ रहते थे। उसके बाद मैंने बीएचयू से ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और वहाँ किया। तो मुझे लगता है कि वो जो एक क्षण हुआ कि मैं लखनऊ से बीएचयू गया, उसने मेरे जीवन में बहुत बदलाव किया, क्योंकि वहाँ पर मुझे एक ऐसे लड़कों का साथ मिला जिनके सपने बहुत ऊंचे थे जी। तो सोचा मैंने भी था कि सिविल सर्विस करूंगा, पर अब वो एक धरातल पर कैसे उतरे, प्रैक्टिकल उसका कैसे रूप आए। तो वो जब वहाँ पर अच्छे छात्रों का, अच्छे दोस्तों का साथ मिला, वहाँ अच्छी गाइडेंस मिली, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो उसका मैंने सदुपयोग भी खूब भरपूर किया। तो वो एक आधार वहाँ से बना। फिर उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया मास्टर्स के लिए, पर मैंने वो छोड़ दिया। फिर यहीं तैयारी करने लगा। फिर सर के गाइडेंस में मैं आ गया जी। फिर यहीं से तैयारी करते करते 2019 का जो यूपी पीसीएस का अटेम्प्ट था, हालांकि उसके पहले 2018 के यूपी पीसीएस के अटेम्प्ट में मैंने दिया था, पर मेंस प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, पर मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाया। अच्छा। तो वहाँ एक काफ़ी तनाव मुझे हुआ कि अब पता नहीं, मेरा आंसर राइटिंग पर तो मुझे कमांड था कि मैं अच्छी आंसर राइटिंग कर लेता हूँ, सर भी मुझे अप्रिशिएट करते थे जी। एक बार मैंने एक आंसर लिखा था, सर ने उसका फोटोकॉपी करवा करके पूरे क्लास में डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो वो सब चीज़ें मुझे कॉन्फिडेंस देती थी। लेकिन वहाँ जब मैं फेल हुआ तो फिर सारा कॉन्फिडेंस मेरा चला गया। लेकिन फिर मैंने अपने को एनालाइज किया, क्वेश्चन पेपर्स देखे, सिलेबस देखा, सब कुछ समझा। तो ये जुलाई की बात है। फिर सितंबर में जो है 2019 पीसीएस का एग्ज़ाम था जी। फिर उसके मेंस में मैं बैठा। प्रीलिम्स चूँकि क्वालिफाई था उसका, तो मेंस में बैठा और मेंस क्वालिफाई हो गया। फिर उसके बाद इंटरव्यू भी दिया। इंटरव्यू में उस साल मुझे सेकंड हाईएस्ट मार्क्स पीसीएस में मिले जी। और फिर मेरा फाइनल सिलेक्शन वर्क ऑफिसर के पोस्ट पर हुआ। उसी साल मतलब मैं 2017 और 2019 कब में मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया था जी। वो मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था। 19 में कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, उस वजह से नहीं कर पाए। फिर 20 का प्रीलिम्स वही मैंने सितंबर में यूपी पीसीएस का मेंस लिखा और 2020 का प्रीलिम्स जो है 4 अगस्त को था। तो मात्र एक सप्ताह का जो है डिफरेंस था। तो उस एक सप्ताह के डिफरेंस में मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया। चूंकि तैयारी में पहले से कर रहा था तो प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई हो गया। फिर मेंस दिया, मेंस भी क्वालिफाई हुआ। इंटरव्यू में भी मेरा क्वालिफाई हो गया। तो उसमें मुझे IRS इनकम टैक्स के लिए मैं सेलेक्ट हो गया जी। तो मैं उसकी ट्रेनिंग के लिए भी गया, पर मैंने उससे छुट्टी ले ली क्योंकि मेरा इधर भी मेंस क्लियर 2021 का मेंस क्लियर हो गया था जी। और मुझे इंटरव्यू देना था। तो मुझे लगा कि शायद मैं इंटरव्यू में बीट ना कर पाऊँ, तो एक बैकअप प्लान के लिए कि मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट भी दूंगा। चूंकि ये मेरा चौथा ही अटेम्प्ट था जी, तो मेरे पास अभी 2 अटेम्प्ट और थे। तो मैंने सोचा अगर इस अटेम्प्ट नहीं होता है तो मैं लीव ले लेता हूँ, नेक्स्ट अटेम्प्ट मतलब 5वें अटेम्प्ट में मैं बैठूंगा। और चूंकि IAS बनने के लिए ही दिल्ली आए थे, यही सोचा था। तो मुझे लगा जब तक अटेम्प्ट है कोशिश करते ही रहना चाहिए। और चूंकि मुझे पहले से सर्विस प्राप्त थी तो मेरे पास कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी जी। तो फिर हालांकि भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा हुआ और मेरी रैंक आ गई 206 और कल सर्विस लोकेशन में मुझे IAS भी मिल गया है जी। तो मैं ईश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया उनका। खास करके अपने बड़े भाई का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इस पूरी यात्रा में मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे बहुत सपोर्ट उन्होंने किया कि जो भी मेरे सपने थे उसमें वो भागीदार बने, तो अच्छा हो पाया जी जी। तो एक बार फिर से आपके उज्जवल भविष्य के लिए द स्टडी टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।